स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में आंध्र प्रदेश सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो डिपार्टमेंट और जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करेंगे। इसका जो मैथ का पोर्शन रहेगा उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर जरूर इसका मैथ वाला पोर्शन भी अच्छे से करेंगे। और रेगुलर क्लासेस में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स आपको विद सोल्यूशन वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। मैथ के लिए अलग से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो जुड़ के आप इनका जरूर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से कर लिया उसने कहीं ना कहीं एग्जाम की अच्छे से तैयारी भी कर ली। तो ये आपने जरूर अच्छे से कर लेने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एनी पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन ऑफ थ्रू मेल कम्युनिकेशन and receives and sorts bag intended for offices in advance without opening them is called as। एक डाक घर जो किसी सीधी संचार लाइन पर स्थित हो और जहां आगे के डाक घरों के लिए आए थैले प्राप्त होते हो तथा बिना खोले उनकी छंटाई की जाती हो, उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, ट्रांजिट ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, मान लीजिए एक क्या है, आपका एक हेड ऑफिस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपका सब ऑफिस है और बाकी आपके 2-3 मान लीजिए सब ऑफिस यहाँ पे है। अब यहाँ पे हेड ऑफिस में डाक जो भी है वो प्राप्त होगी इन सभी एसओस के लिए, इसके लिए भी, इनके लिए भी। अब यहाँ से एचओ से वो डाक चलेगी, इस वाले सब ऑफिस में पहुँचती है। इस वाले सब ऑफिस के आगे के जो सब ऑफिस हैं उनका रास्ता क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो सब ऑफिस है ये क्या करेगा, इन तीनों सब ऑफिस की डाक को प्राप्त करेगा, ठीक है। डाक को प्राप्त करेगा, प्राप्त करने के बाद उनकी छंटाई करता है। लेकिन छंटाई कैसे करता है, बिना खोले, उसको खोलेगा नहीं, क्योंकि जो भी डाक घरों के लिए आपने देखा होगा थैले बनाए जाते हैं, उनके बाहर पहले ही लेबल लगा रहता है ये कौन से कार्यालय के लिए थैला है, उस डाक घर का नाम लिखा होता है। तो ये वाला जो कार्यालय या सब ऑफिस रहेगा ये क्या करेगा, आगे वाले डाक घरों के लिए आए थैलों को प्राप्त करेगा और बिना खोले उनकी छंटाई करेगा। हमें क्या बताना है, इस वाले कार्यालय को क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाता है ट्रांजिट ऑफिस। परिवहन कार्यालय की ये डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना आपके नेक्स्ट ईयर के जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी में आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप इनको समझ के अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, तभी आपको एग्जाम में अच्छे से याद आएंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स दे रखे हैं। ट्रांजिट मेल ऑफिस की बात की गई है। अब ट्रांजिट मेल ऑफिस क्या होता है, यहाँ पे बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं, लेकिन पत्रों की छंटाई नहीं की जाती है, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उस कार्यालय को कहा जाता है जहाँ पे बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं, बट सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स इज नॉट डन, वहां पे पत्रों की छंटाई नहीं की जाती है, उसको कहते हैं ट्रांजिट मेल ऑफिस। सॉर्टिंग ऑफिस क्या होता है, ओपन ऑफ सॉर्टिंग मेल बैग्स रिसीव्ड बाय इट एंड डिस्पोजिंग ऑफ देयर कंटेंट्स। ये आपका जो छंटाई कार्यालय होता है ये छंटाई डाक थैलों को प्राप्त करता है, जो भी प्राप्त करेगा उनको क्या करेगा, खोल लेगा, उनके अंदर की जो भी सामग्री होती है उसका निपटान करेगा, उसको सॉर्टिंग ऑफिस कहते हैं। ये टर्म्स भी साथ में याद रखनी, यही वाली क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो ट्रांजिट ऑफिस है इसके लिए, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स करने का मतलब यही नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं वही करेंगे, इनसे संबंधित टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी साथ में अगर कवर करेंगे अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो ट्रांजिट ऑफिस की बात करें, इसका यूज क्या होता है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बड़ी इजी। यूज ऑफ ट्रांजिट ऑफिस, रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग्स, खुले थैलों की संख्या कम करना ट्रांजिट ऑफिस परिवहन कार्यालय का काम होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबर्ब्स वेयर देयर इज आल्सो ए हेड ऑफिस इज टर्म्ड एज। किसी नगर या उसके उपनगरों में जहां प्रधान डाक घर भी हो स्थित उप डाक घर को क्या कहा जाएगा। ट्रांजिट ऑफिस कहा जाएगा, टाउन सब ऑफिस कहा जाएगा, सॉर्टिंग ऑफिस या फिर सॉर्टिंग सब ऑफिस क्या कहा जाएगा। किसकी ये डेफिनेशन है, सी आंसर आपके पास भी आ जाएगा, टाउन सब ऑफिस। नगर उप डाक घर कहा जाएगा। अब क्या हो जाएगा, नगर उप डाक घर, किसी भी नगर या फिर उसके उपनगर, मान लीजिए एक नगर है, ठीक है, या फिर उसके उपनगर भी है, या सिर्फ नगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक एचओ भी इसके अंदर आ जाता है और वहाँ पे अगर आपका कोई भी सब ऑफिस स्थित है तो उस सब ऑफिस को इस वाले नगर का क्या कहा जाएगा, इसका नगर उप डाक घर कहा जाएगा। इसी तरह से आपके पास टाउन ब्रांच ऑफिस आते हैं, शाखा उप नगर शाखा उप डाकघर आते हैं, तो उनको भी सेम आपने इसी तरह से याद कर लेना है।
ए ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और सबर्ब्स वेयर देयर इज आल्सो हेड ऑफिस, वहाँ पे भी ध्यान रखना आपका हेड ऑफिस आएगा, वहाँ पे सब ऑफिस मत कर देना, ठीक है। किसी भी नगर या उसके उपनगरों में जहाँ प्रधान डाक घर भी हो स्थित शाखा डाक घर को उस नगर का क्या कहा जाएगा, नगर शाखा डाक घर कहा जाएगा। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द ऑफिस एस्टेब्लिश्ड एट द हेडक्वार्टर ऑफ अ पोस्टल सर्कल and deals with unclaimed and refused articles and articles without address or with undecipherable or incomplete address is defined as, एक कार्यालय जो डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थित होता है और वह क्या करता है, लावारिस, ठीक है, तथा मना किए हुए बिना पते वाले या फिर अस्पष्ट या फिर अधूरे पते वाले लेखों से संबंधित है, इस तरह के लेखों का जो निपटान करता है उस कार्यालय को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, टाउन सब ऑफिस कहा जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस कहा जाएगा, नोडल पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा या फिर ट्रांसक्रिप्शन सेंटर कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पुनः प्रेषण केंद्र। बी ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगी, पुनः प्रेषण केंद्र क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि ये कहाँ पे स्थित होता है, तो कहाँ पे स्थित होता है, एट दी हेडक्वार्टर ऑफ अ पोस्टल सर्कल, डाक सर्कल के मुख्यालय में ये स्थित होता है। और ये काम क्या करता है, कौन से लेखों से ये संबंधित है या कौन से लेखों का निपटान करता है। सबसे पहले अनक्लेम्ड जो भी लावारिस लेख होते हैं, दूसरे मना किए हुए लेख होते हैं, ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर पता ना हो, क्या सेंडर का अगर पता ना हो और उसका प्राप्तकर्ता भी ना मिले तो वो लेख किसको देना, किसी को नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह के लेखों का निपटान आरएलओ में किया जाता है। या फिर अनडिसाइफरेबल मतलब अस्पष्ट पते वाले जो लेख होते हैं या इनकम्प्लीट एड्रेस आधे अधूरे पते वाले जो लेख होते हैं, इन सभी का निपटान किसके द्वारा किया जाता है, पुनः प्रेषण केंद्र के द्वारा किया जाता है। पांच आपके पास कौन सी ऑप्शन सी आ जाएगी यहाँ पे, बी ऑप्शन सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है। सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, सीआरसी। अब सीआरसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अब इनकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। अब कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर में क्या होता है, एक तो जो मेल ऑफिस होते हैं, डाक कार्यालय होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण शाखा होती है और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो कंप्यूटर्स के ऊपर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क, यहाँ पे पंजीकरण कार्य का प्रसंस्करण किया जाता है। बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम होता है। आगे चलते हैं, एएमपीसी की बात करें। एएमपीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, जहाँ पे छंटाई का काम जो है कैसे किया जाता है, मशीनों के माध्यम से किया जाता है। मशीनें जो होती हैं उनकी गति, छंटाई की जो गति रहती है बहुत ज़्यादा होती है, तो हाई स्पीड सॉर्टिंग विद मशीन्स, यहाँ पे मशीनों के साथ जो छंटाई अब उसकी उच्च गति रहती है, मतलब कि तेजी से लेखों की छंटाई की जाती है। आगे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस दे रखा है, पोस्टल स्टोर डिपो साथ में दिया। हमें पता है कि भाई जो पोस्टल स्टोर डिपो है वो कौन सा रहता है, सर्कल बैग ऑफिस को कहाँ से आता है। तो डीबीओ की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस क्या होते हैं, आपके जितने भी हेड रिकॉर्ड ऑफिस हैं या सब रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं आरएमएस में, उनको डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस कहा जाता है। एक्सेप्शनल केसेस में हेड ऑफिस भी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में कार्य करता है। लेकिन जो पोस्टल स्टोर डिपो होता है वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, सर्कल बैग ऑफिस हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल बैग ऑफिस आपका क्या हो जाएगा, पोस्टल स्टोर डिपो हो जाएगा, तो ये गलत है। आगे चलते हैं, एमएमसी मास मेलिंग सेंटर, तो असिस्टेंस सेंटर फॉर कस्टमर्स, ग्राहकों के लिए सहायता केंद्र है। अब एमएमसी जो मास मेलिंग सेंटर होते हैं बड़े शहरों में, जहाँ पे क्या करते हैं कस्टमर जो रेगुलरली बड़ी संख्या में डाक की पोस्टिंग करते हैं, उनकी सुविधा के लिए इनको खोलना चाहता है। वहाँ पे वर्कर रखे जाते हैं, ठीक है, कुछ घंटों के लिए पार्ट टाइम के ऊपर उनको रखा जाता है, ठीक है। उनमें वो क्या करते हैं, जो ग्राहक होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, वो पता लिखने में या लेखों को गम लगाने में, इस तरह से, और अलग अलग चार्जेस जोन से लिए जाते हैं, इस तरह से ये रहते हैं। अब यहाँ पे इसका सी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डीवीओ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होता है और वो पोस्टल स्टोर डिपो नहीं होता है। पोस्टल स्टोर डिपो कौन सा होता है आपका, सर्कल बैग ऑफिस। एक सेंट्रल बैग ऑफिस भी आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। पोस्टल स्टोर डिपो क्या हो जाएगा आपके पास, सर्कल बैग ऑफिस। और आपका एक होता है डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट, डाक निदेशालय का डी भाग, वो कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल बैग ऑफिस हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ ड्यू बैग, इनमें से कौन सा एक देय बैग है। अब ड्यू बैग और अनयूजुअल बैग में क्या फर्क होता है। ड्यू बैग आपके ऐसे थैले होते हैं जिनको आपको रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर या रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, यानी कि अगर आज बना रहे हैं फिर तीसरे दिन बनाया जाएगा, फिर पांचवें दिन बनाया जाएगा, फिर साथ में, मतलब उनको रेगुलर इंटरवल के ऊपर बनाया जाता है, उनको कहते हैं हम ड्यू बैग्स, या फिर उनको डेली बनाया जाता है। हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा ड्यू बैग है। ऑप्शन है आपके पास पार्सल बैग, कैंप बैग, पैकेट बैग या फिर मेल बैग। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आंसर आपके पास आ जाएगा डी। तो ड्यू मेल जो होती हैं कंप्राइजेज ऑल दी बैग्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी डिस्पैच्ड एवरी डे और एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या, तो इसमें आपकी जो ड्यू मेल्स की जब भी बात की जाएगी, जब भी आपको ड्यू शब्द दिख जाएगा, उसका क्या मतलब हो जाएगा, उसमें वो सभी थैले, वो सभी लेख, वो सभी दस्तावेज शामिल हो जाएंगे जिनको प्रतिदिन या फिर नियमित अंतराल के ऊपर प्रेषित किया जाना। उसी तरह से अनयूजुअल की बात करें, इसमें आपके पार्सल बैग आ जाते हैं, पैकेट बैग आ जाते हैं, स्पेशल बैग, कैंप बैग। अब ये अलग क्यों है, क्योंकि जब इनकी आवश्यकता होती है तभी इनको बनाया जाता है, बिना आवश्यकता के इनको नहीं बनाया जाता है। लेकिन जैसे आपके रजिस्टर्ड बैग हैं, मेल बैग हैं, अगर आपके पास भेजने के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं है तब भी इनको बनाया जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ड्यू बैग हो जाएंगे। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। फर्स्ट है आपके पास, एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प्स ऑफ एटलीस्ट वन पोस्ट ऑफिस। प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम एक डाक घर की तारीख मुहर लगी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपके पास, द पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशंस टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रेजाइल आर्टिकल्स। नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए डाकघर कोई विशेष सावधानी नहीं बरतेगा। ऑल आर्टिकल्स विच आर लाइकली टू सफर फ्रॉम प्रेशर ऑफ स्टैंपिंग शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर्स। सभी लेख जिन्हें स्टैंपिंग के दबाव से गुजरना पड़ता है उन्हें मजबूत कवर में पैक किया जाना चाहिए। इनमें से कोई भी नहीं। हमें क्या बताना है कौन सा गलत है। अब गलत कौन सा है, ए वाली ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम 2 डाक घरों की तारीख मुहर लगी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप इनके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला है कम से कम 1 की होनी चाहिए, जो कि क्या है आपके पास गलत है। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि डाक घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। किस चीज के बारे में डाक घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो भी आप फ्रेजाइल आर्टिकल्स भेजते हैं, जो भी नाजुक वस्तुएं आप भेजते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी ऐसी नाजुक वस्तु भेजी है जो टूट सकती है, अब रास्ते में क्योंकि डाक आपको भी पता है कैसे जाती है, मोहर उसके ऊपर कैसे लगाई जाती है वो भी आपको पता है। अब रास्ते में अगर वो ट्रांसमिशन के दौरान टूट फूट जाती है तो उस चीज के लिए डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। और यहाँ पे सी पॉइंट में बोला गया है जितने भी लेख होते हैं उनके ऊपर जब मोहर लगाई जाती है, तो पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा मोहर कितनी जोर से लगाई जाती है लेखों के ऊपर। अब अगर आपने उन लेखों को स्ट्रॉन्ग कवर में पैक नहीं किया है तो वो क्या हो जाएंगे, कवर फट जाएंगे, सामग्री बाहर आ जाएगी। तो इसलिए क्या आप बोलना चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग कवर का यूज करेंगे। तो आपके दोनों पॉइंट सही है, बी और सी, लेकिन गलत कौन सा है आपके पास, ए वाला है। और हमें क्या बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगी। कई बार आपसे पूछा होता है सही कौन सा है, कई बार पूछा होता है गलत कौन सा है, तो देख के ही आपने जवाब देना, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन भी हम इसी तरह से गलत कर देते हैं। क्वेश्चन आपके पास, अकॉर्डिंग टू जर्नल रूल्स एज टू सीलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सीलिंग के सामान्य नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज सीलिंग बैग्स फॉर सील्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स। जनता को अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों को बाहर से सील करने के लिए सीलिंग बैग्स का प्रयोग ना करने की सलाह दी जाती है। अब लोगों को क्या बोलना चाहते हैं कि जब भी वो अपंजीकृत पत्र या पैकेट भेजेंगे उनके बाहर अगर उनको सील करना है तो वो सीलिंग बैग्स का प्रयोग ना करें। बैग्स क्या होता है, मोम, सीलिंग मोम जो होता है आपने देखे होंगे पोस्ट ऑफिस में ब्लैक कलर की रहती है, तो उसका प्रयोग ना करें। व्हेन सीलिंग बैग्स इज यूज्ड फॉर सील्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स अ पीस ऑफ टिश्यू और thin paper should be laid on the bags। तो जब भी सीलिंग मोम का उपयोग अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों को बाहर से सील करने के लिए किया जाता है तो मोम पर उत्तक या फिर पतले कागज का एक टुकड़ा रखा जाना चाहिए। दी प्रिकॉशन रिकमेंडेड इज स्पेशली नेसेसरी इन द केस ऑफ आर्टिकल्स फॉर फॉरेन कंट्रीज विच हैव फॉर सेवरल डेज टू पास थ्रू एवरी वेरी हॉट क्लाइमेट। यह सावधानी जो है विशेष रूप से विदेशों के लिए वस्तुओं के मामले में आवश्यक है जिन्हें कई दिनों तक गर्म जलवायु से होकर गुजरना पड़ता
पड़ता है या फिर ऑल ऑफ द अबव। हमें क्या बताना है कि सीलिंग के बारे में कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, जनता को ये सलाह दी जाती है कि जब भी अपंजीकृत पत्र या पैकेटों को बाहर से सील करना है तो वो सीलिंग बैग्स का प्रयोग ना करें। अब सीलिंग बैग्स में क्या होता है, अब क्योंकि कोई ना कोई रीज़न होगा क्यों ऐसी सलाह दी जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में तो टेम्परेचर ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है। अब आपने सीलिंग बैग्स का प्रयोग कर लिया, अब बहुत ऐसे देश के लिए वो आर्टिकल भेजा जाना है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो सीलिंग बैग्स जो है वो पिघल सकती है, अन्य लेखों के साथ चिपकेगी, उनको भी खराब करेगी, आपने जो लेख भेजा है वो भी खुल जाएगा। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है आप जहां तक हो सके सीलिंग बैग्स का प्रयोग अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों को बाहर से सील करने के लिए ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, जब भी आपको सीलिंग बैग्स का प्रयोग करना पड़ता है अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों को बाहर से सील करने के लिए, तो उसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, टिश्यू पेपर, ठीक है, टिश्यू या फिर पतला पेपर उसके ऊपर चिपका देना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सीलिंग बैग्स का उपयोग किया है, एक तो वो अन्य लेखों के साथ चिपक सकती है, तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपको उसके बाहर थिन पेपर या फिर टिश्यू पेपर जरूर लगा देना चाहिए। आगे चलते हैं, ये वाली जो कि टिश्यू पेपर या थिन पेपर लगाया जाए, ये वाली जो प्रिकॉशन या सावधानी है उन वस्तुओं के मामले में और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है जिन्हें कई दिनों तक बहुत ही गर्म जलवायु से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे सीलिंग बैग्स पिघल सकती है, अन्य लेखों को भी नुकसान वो पहुंचा सकती है। सी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये सभी नियम आपके पास बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। The address should be written parallel to the length of the cover and in the lower half and towards the right hand side of the front of the article। पता कवर की लंबाई के समानांतर और निचले आधे हिस्से में और लेख के सामने के दाहिनी हाथ की ओर लिखा जाना चाहिए। सेकंड है आपके पास, अ क्लियर मार्जिन एट लीस्ट 3 सेंटीमीटर एट द टॉप शुड बी लेफ्ट। शीर्ष पर कम से कम 3 सेंटीमीटर का स्पष्ट मार्जिन छोड़ा जाना चाहिए। द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड इन ब्लॉक लेटर्स। जो पोस्ट टाउन लिखा जाता है उसको हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। पिन कोड ऑफ द पोस्ट टाउन शुड बी नोटेड अबव। पोस्ट टाउन का जो पिन कोड होता है उसको ऊपर नोट किया जाना चाहिए। हमें क्या बताना है, गलत कौन सा है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये आर्टिकल है, इसके ऊपर जब भी एड्रेस लिखा जाता है कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले इसके मैं 4 हाफ बना देता हूँ, 4 हिस्से मैंने बना दिए। अब 4 हिस्सों में से ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे क्या, ये कौन सा आ जाएगा, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, यहाँ पे डाक टिकट लगाए जाते हैं। अब डाक टिकट लगाने का भी एक तरीका है, ये वाली जो इसकी ऊपर वाली, ठीक है, ये वाली जो साइड है यहाँ से आपने 3 मिलीमीटर का डिस्टेंस छोड़ देना है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का, 3 मिलीमीटर नहीं 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपने मार्जिन छोड़ना है ऊपर से। फिर उसके नीचे जो भी आपके निर्देश हैं, जो भी आपने डाक टिकट लगाने हैं या जो भी फ्रैंकिंग की शॉप लगानी है वो इससे नीचे लगाएंगे, मतलब कि ऊपर वाली लाइन से या ऊपर वाली साइड से आप 3 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ देंगे। ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे अप्लाई। दूसरा चलते हैं आपके पास कि आपने जो एड्रेसी का प्राप्तकर्ता का पता लिखना है वो कहाँ पे लिखना है, आपका जो राइट हैंड बॉटम साइड है, मतलब यहाँ पे लिखना है। अब पता लिखने के लिए भी आपके पास एक तरीका है, वो क्या है कि ये जो कवर की लंबाई, अब लंबाई ये वाली साइड है इस वाली डायरेक्शन में, तो पता भी आपने इसी डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से लिखना है आपने, ठीक है, इस तरह से आपने पता लिखना है। कहाँ पे लिखना है, इस वाली साइड में राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में लिख देना है। ये चीज़ हो गई। आगे चलते हैं, आपने जो प्रेशर का पता लिखना है वो कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, क्या आपके जो लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने किसी भी लेख के ऊपर एड्रेस लिखना होता है। आगे चलते हैं, जो पोस्ट टाउन लिखा जाता है उसको हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और पिन कोड जो उसके नीचे लिखा जाना चाहिए। लेकिन डी ऑप्शन में बोला गया पिन कोड जो ऊपर लिखा जाना चाहिए, जो कि क्या है, गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। हमें क्या बताना है, कौन सा गलत है, डी ऑप्शन से हो जाएगी, डी वाला गलत है, पिन कोड नीचे लिखा जाता है। Which of the following particulars in the address is optional? पते में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण वैकल्पिक है। नेम ऑफ एड्रेसी, क्या नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर या फिर पिन कोड। से आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा मोबाइल नंबर जो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्राप्तकर्ता का नाम तो होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का और पिन कोड भी होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन आपके पास, इन द केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन। विदेशों को संबोधित लेखों के मामले में पता किसमें लिखा जाना चाहिए? इन रोमन लेटर्स एंड इन अरबिक फिगर्स। रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में, ठीक है, अरबिक लेटर्स एंड रोमन फिगर्स, रोमन लेटर्स एंड फिगर्स ओनली, इन अरबिक लेटर्स एंड फिगर्स ओनली। सी आंसर क्या जाएगा? जब भी आपने विदेशों को कोई भी आर्टिकल भेजना है उसके ऊपर जो पता है वो कैसे लिखा जाएगा? रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में लिखा जाता है। सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ए आ जाएगी। In connection with post office recurring deposit account, which of the following is not correct? डाकघर आवर्ती जमा खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अकाउंट कैन बी ओपनड बाई कैश और चेक। खाता जो है वो नकद या चेक द्वारा खोला जा सकता है, यानी कि आप नकद भी दे सकते हैं, आप चेक के माध्यम से भी खोल सकते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली डिपॉजिट इज ₹100 और अबव। मासिक जमा की न्यूनतम राशि 100 रुपये या फिर उससे अधिक है। न्यूनतम मतलब कि आप अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आरडी का तो कम से कम महीने का कितना जमा करना पड़ेगा? 100 रुपये। मतलब इस हिसाब से डिनोमिनेशन में आपको करना पड़ेगा कि महीने का 100 रुपया कम से कम जमा होगा। इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आगे 100 के मल्टीपल में कर सकते हैं। अकाउंट कैन प्री मैच्योर क्लोज्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। खाता खोलने की तारीख से 3 साल के बाद, समय से पहले इसको बंद किया जा सकता है। आरडी अकाउंट कैन बी रिटेन्ड अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विदाउट डिपॉजिट आल्सो। आरडी खाते को मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल तक बिना जमा के भी रखा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आप सबसे पहले आरडी खाते के बारे में, अकाउंट जो है वो आप कैश या चेक के माध्यम से खोल सकते हैं। मिनिमम जो है 100 रुपीज़ से खोला जा सकता है। इससे ज़्यादा का खुलवाना चाहेंगे 100 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में, यानी कि क्या 100 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में। इसको सही कर लेना, मैंने पहले भी 100 बोला। क्या आ जाएगा? मिनिमम जो है वो 100 रुपये से खुल जाएगा। इससे ज़्यादा का खुलवाना चाहें 10 रुपये के डिनोमिनेशन में ये खुल जाएगा, यानी कि 110, 120, 130, इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। आगे चलते हैं। प्री मैच्योर क्लोज क्या होता है? अब एक समय अवधि होती है कि आपका आरडी का अकाउंट जो है वो 5 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 5 साल से पहले ही बंद करवाना चाहते हैं, आप कब करवा सकते हैं? आप इसको 3 साल के बाद, जब आपके आपने लगातार अकाउंट को 3 साल तक चला लिया, उसके बाद आप इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। कई बार 36 मंथ लिखा होता है, कई बार 3 साल लिखा होता है, सेम ही चीज़ है। लास्ट में क्या बोला गया इसके बारे में और देखो। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट, अगर मान लीजिए आप अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपका अकाउंट जो है 5 साल के बाद जब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी के बाद इसको फिर से आगे आप 5 वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये डी वाली ऑप्शन ये नहीं पूछा कि आप एक्सटेंड कितने समय के लिए कर सकते हैं। अब हम मान लीजिए 5 साल के लिए आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आपका आरडी का अकाउंट टोटल जो है वो 10 साल के लिए हो जाएगा। जब भी आपका अकाउंट जो है 5 साल के बाद ऊपर चला जाएगा तो आप इसको कभी भी बंद करवा सकते हैं। लेकिन 5 साल से नीचे अगर आपका अकाउंट चला है तो 3 साल के बाद ही आप इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप इसको 5 साल के बाद जब भी क्लोज करेंगे तो जितने भी आपने ईयर्स कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए आप 7वें साल में इसको बंद करवाना चाहते हैं तो आपने 6 साल पूरे कर लिए और 6 साल के लिए आपको आरडी का इंटरेस्ट रेट, 7वें साल के लिए आपको सेविंग का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन जो बोली गई है कि आरडी अकाउंट को आप बिना किसी डिपॉजिट के 10 साल तक उसी तरह से बनाकर रख सकते हैं, जो कि क्या है? गलत है। आरडी अकाउंट रिटेन्ड अप टू 5 years। आरडी अकाउंट को आप रिटेन रख सकते हैं, लेकिन कितने समय तक? 5 साल तक। और कब से 5 साल ही गिने जाएंगे? मैच्योरिटी डेट से गिनेंगे। मतलब कि आप मैच्योरिटी डेट के बाद उसमें कोई भी डिपॉजिट ना करें तब भी उसको 5 साल के लिए आगे आप बनाकर रख सकते हैं, लेकिन 10 साल के लिए नहीं रख सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और यही हमसे पूछा है तो डी ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, वन किसान विकास पत्र फॉर ₹50,000 ओपन ऑन 30 दिसंबर 2021 बिल मैच्योर ऑन 30/12/2021 को खोला गया 50,000 रुपये का एक किसान विकास पत्र कब परिपक्व होगा? अब ठीक है, अभी पहले जो है वो 10 साल 4 महीने में होता था, लेकिन अब कितने में हो जाता है? 10 साल में हो जाता है। तो प्रेजेंट की बात करते हैं, वो पीछे नहीं पूछते हैं आपसे, क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट जो था वो अलग है, अभी अलग है। आपसे प्रेजेंट के हिसाब से पूछा जाएगा। अभी 10 साल के बाद हो जाएगा, यानी कि 30/12/2031 में हो जाएगा। आप आज की डेट में ले रहे हैं, यानी कि 30/12/2021 में ले रहे हैं तो 30/12/2031 को मैच्योर हो जाएगा। तो इसको आपने नहीं करना है, लेकिन ये जरूर कर लेना कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो किसान विकास पत्र जो होते हैं कब मैच्योर हो जाएंगे? 10 साल के बाद आपके मैच्योर हो जाते हैं।
रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर रूरल पब्लिक ऑफ इंडिया। ग्रामीण डाक जीवन बीमा भारत के ग्रामीण लोगों के लिए इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सी आंसर आपके पास 13 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा 24 मार्च 1995, 24 मार्च 1995, सी ऑप्शन सी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड इन विच चैप्टर ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के किस अध्याय में परिभाषाएं दी गई हैं? तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा चैप्टर 1 में दी गई हैं, जो हम डेफिनेशंस करते हैं, ठीक है, 57 या 56 जो भी है। अगला चलते हैं, रूल नंबर 4 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ। अब देखो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब आपने अच्छी तरह से सारा जो सिलेबस दिया है उसका आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसको अच्छे से कर लिया, लेकिन जब ये वाली चीज़ें आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई ये वाली चीज़ मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हम ये चीज़ें नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स की आते हैं, 2 नंबर यहाँ से बनते हैं, तो इनको भी कर लेना है। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का जो नियम नंबर 4 है वो किसकी परिभाषा प्रदान करता है? पोस्ट मास्टर जनरल, रेलवे मेल सर्विस सुपरिटेंडेंट या फिर हेड ऑफिस? आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट की परिभाषा इसमें दी गई है। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? फॉर प्रोवाइडिंग पोस्टल सर्विसेज द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 23 पोस्टल सर्कल्स। डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 सर्कलों में बांटा गया। बिल्कुल सही है। पोस्टल सर्विसेज बोर्ड इज द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक सेवा बोर्ड डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय है। बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई भी नहीं। अब देखो मैं बार बार इस चीज़ के बारे में आपको बोलूंगा कि इस चीज़ को आपने क्वेश्चन में यहाँ पे ज़रूर ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पे पूछा होता कि नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या आना था? डी आ जाना था, लेकिन पूछा गया करेक्ट कौन सा है। सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। दोनों ही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू हेडक्वार्टर्स ऑफ पोस्टल सर्कल्स। डाक सर्कलों के मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शंस आपके सामने है। छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का दे रखा है हेडक्वार्टर रायपुर में है, दिल्ली का न्यू दिल्ली में, उड़ीसा का कटक में, और हरियाणा का अंबाला कैंट दे रखा है। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट कौन सा है? अब देखो छत्तीसगढ़ का रायपुर बिल्कुल सही है, दिल्ली का नई दिल्ली है, उड़ीसा की बात करें उड़ीसा का भुवनेश्वर में है, ना कि कटक में। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। हरियाणा का भी अंबाला कैंट है, ये भी गलत है, लेकिन चलिए जो भी है वो सही है। तो इसका सी आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। So far as the public is concerned, there is no difference in the character of services rendered by। जहाँ तक जनता का संबंध है, किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। एसओ एंड एचओ, एसओ एंड बीओ, बीओ एंड एचओ, या फिर बीओ एसओ एंड एचओ। सी आंसर क्या आएगा? सब ऑफिस और हेड ऑफिस के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जो लोगों से संबंधित है उनमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे MIS अकाउंट है, सीनियर सिटीजन अकाउंट है, ठीक है, ये सभी अकाउंट जो है आपके एचओ और एसओ दोनों जगह पे खुल जाते हैं। उनकी विड्रॉल की लिमिट या फिर उनकी डिपॉजिट की लिमिट क्या रहती है? सेम रहती है। तो इस तरह से इनमें जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं जनता के संबंध में, उनमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन बीओ में आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें विड्रॉल की रिस्ट्रिक्शन है, या सभी प्रकार की सेवाएं वहाँ पे नहीं दी जाती हैं। सीनियर सिटीजन का अकाउंट नहीं खोलते हैं, लेकिन अभी है कि कर दिया है कि खोल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं खोले जाते हैं बीओज में, ठीक है। अभी जैसे आपके सीनियर सिटीजन है, MIS है, इस तरह के अकाउंट नहीं खोले जाते हैं, KVP नहीं खोले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीओ में जो काम होता है वो रिस्ट्रिक्टेड मैनर में किया जाता है। उसका सी आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। Which of the following will not be booked to the address of army post offices? निम्नलिखित में से किसे सेना डाक घरों के पते पर बुक नहीं किया जाएगा? वैल्यूएबल आर्टिकल्स, मनी ऑर्डर्स, बोथ एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सी आंसर क्या आएगा? आपके पास नहीं किया जा सकता है। किसे नहीं कर सकते हैं? ना ही आप मूल्यदेय लेखों को कर सकते हैं, ना ही मनी ऑर्डर्स को किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर आप क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइमिंग गिवन इन क्लोज नंबर 5 ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, द वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिसेज आर जनरली फिक्स्ड बाय। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोज नंबर 5 में दिए गए समय के अनुसार रात्रि डाक घरों के कामकाज के घंटे आमतौर पर किसके द्वारा तय किए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने है। पोस्ट मास्टर, हेड ऑफ सर्कल, हेड ऑफ डिवीजन, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या? तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आंसर आएगा सर्कल प्रमुख के द्वारा किए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे नाइट पोस्ट ऑफिस बोला है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं DG मत कर देना, डायरेक्टर जनरल मत कर देना।
कोई भी डाकघर रहेगा, जब भी उसके कामकाज के घंटों के बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो कोई सा भी डाकघर होगा, वो सर्किल प्रमुख के बीओ को छोड़कर, ठीक है, तो बीओ को छोड़कर बाकी सभी जो डाकघरों के कामकाज के घंटे होते हैं, मतलब उनमें क्या काम किया जाएगा, कितने समय तक किया जाएगा, बुकिंग कब तक की जाएगी, या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का काम कब तक किया जाएगा, स्टैंप्स बेचने हैं, आईपीओ बेचने हैं, जो भी काम किया जाता है उनके जो कामकाज के घंटे रहते हैं वो सर्किल प्रमुख के द्वारा तय किए जाते हैं। अब जब भी बात आएगी कि नाइट पोस्ट ऑफिस के जो कामकाज के घंटे हैं उनको बढ़ा कौन सकता है रात के 8:30 बजे तक, तब आपका डायरेक्टर जनरल आएगा, अन्यथा आपका इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, हेड ऑफ सर्कल हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगी। पोस्ट ऑफिसेज इन चार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ग्रामीण डाक सेवकों के प्रभारी डाकघरों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए खुला रखा जाता है, 5 आवर्स ओनली, 4 आवर्स ओनली, 3 आवर्स या फिर 8 आवर्स ओनली। सी आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया, मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम पीरियड की बात करें 5 घंटे हैं, मिनिमम वर्किंग आवर्स की बात करें उनके कितने रहते हैं, 4 आवर्स रहते हैं। तो उसका सी आंसर 21 का आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बट इज द रेट ऑफ मेघदूत पोस्ट कार्ड। मेघदूत पोस्ट कार्ड का रेट क्या है, 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया या 6 रुपये। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 22 का बी आ जाएगा, 25 पैसे है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, बट इज द रेट ऑफ वेयर हाउसिंग चार्जेस पर डे ऑन वीपी पार्सल फॉर डिटेंशन बियॉन्ड 7 डेज। 7 दिनों के बाद मूल्य दे पार्सल को रोकने के लिए प्रतिदिन भंडारण शुल्क की दर क्या रहेगी, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये या फिर फ्री। अब देखो वीपीपी वैल्यू पेबल पोस्ट जब आपके पास है लिखा हुआ, पोस्ट में अब आपके पार्सल भी आ जाएंगे, पोस्ट में आपके अन्य आर्टिकल्स भी आ जाएंगे। जब पार्सल की बात की जाएगी, पार्सल के लिए जो वेयरहाउसिंग चार्जेस हैं, वेयरहाउसिंग चार्जेस क्या होते हैं, भंडारण शुल्क। अगर उनको रोक के रखना पड़े, कहीं ना कहीं उनको ढेर लगा के रखना पड़ेगा या कहीं गोडाउन में रखना पड़ेगा, तो उसके लिए भंडारण शुल्क देना पड़ता है। तो इसका सी आंसर 23 का क्या आएगा आपके पास, पार्सल के लिए 3 रुपये है, अन्य लेखों के लिए 2 रुपये लिए जाते हैं पर डे के हिसाब से। और कब से लिए जाते हैं, 7 दिनों के बाद। 7 दिनों के भीतर अगर वीपी पार्सल का वितरण नहीं हो पाता है, उसके आगे जब उसको रोका जाएगा तो पर डे के हिसाब से, अगर वो पार्सल है तो 3 रुपये, अगर वो अन्य आर्टिकल है तो 2 रुपये पर आर्टिकल के हिसाब से पर डे के लिए आपको देने पड़ेंगे। Which of the following is incorrect? इनमें से कौन सा गलत है? रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक शुल्क के भुगतान के लिए राजस्व टिकटों का उपयोग किया जा सकता है। सेकंड बोला गया है पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी अफेक्टेड बाई मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। डाक शुल्क का भुगतान आमतौर पर डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है। बोथ एंड बी, इनमें से कोई भी नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, हमें इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, ए आ जाएगी। रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। तो आपको भी पता है जैसे हम पोस्टेज चार्जेस देने होते हैं किसी भी डाक लेख के ऊपर, तो उसके लिए हम राजस्व टिकटों रेवेन्यू स्टैम्प्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। Which of the following is incorrect? इनमें से कौन सा गलत है? Unpaid articles are not afforded any greater security in transmission over other unregistered mail. अवैतनिक लेखों को अन्य अपंजीकृत डाक की तुलना में प्रसारण में कोई अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। बिल्कुल सही है। अवैतनिक लेख जिनके लिए आपने डाक शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उनके जो पोस्टेज चार्जेस हैं उनमें आपने पोस्टेज चार्जेस नहीं दिए हैं, ऐसे लेखों को अन्य अपंजीकृत डाक की तुलना में कोई भी अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो गुम हो जाते हैं या उनको कोई नुकसान हो जाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, उनको सुरक्षा ही प्रदान नहीं की जाती है। अनपेड आर्टिकल्स आर लाइएबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सिंग द पोस्टेज ड्यू ऑन देम। अवैतनिक लेख शुल्क लगाने के उद्देश्य से रोके जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अवैतनिक लेख यानी कि जिनके ऊपर आपने पोस्टेज चार्जेस बिल्कुल भी नहीं दिए हैं, उनके ऊपर शुल्क लगाना हो तो उनको क्या किया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। बोथ एंड बी, इनमें से कोई भी नहीं। हमें क्या बताना है, गलत तो कौन सा है। देखो यहाँ पे गलत पूछा गया है तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई सा भी गलत नहीं है, करेक्ट पूछा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जानी थी, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन कनेक्शन विद पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ओनली फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल आर डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से केवल
पत्र डाक के पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेख ही वितरित किए जाएंगे। बिल्कुल सही पॉइंट है। और देखो आपके पास लेखों को किस तरह से बांटा जाता है, एक तो बांटा जाता है फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स और सेकंड क्लास आर्टिकल्स में। अगर हम और उसको बांटें किस तरह से बांट सकते हैं, आपके लेटर मेल के आर्टिकल्स और दूसरे आपके पार्सल पोस्ट में जो आ जाते हैं। अब लेटर मेल में क्योंकि टोटल 10 तरह की श्रेणियों के लेख हैं, जिनमें से 9 जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं लेटर मेल में, पत्र डाक में, और बाकी एक बच जाता है पार्सल, वो किस में आ जाता है, पार्सल पोस्ट में आ जाता है। अब पोस्ट बॉक्स के माध्यम से इन 9 श्रेणियों के जो लेख हैं उनके पूरी तरह से भुगतान किए हुए, इनके इनमें इन लेखों की जो श्रेणियां हैं पूरी तरह से उनके लिए भुगतान किया गया होना चाहिए। दूसरी बात, वो अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, पंजीकरण उनका नहीं किया गया होना चाहिए, उन्हीं का वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जाएगा। प्रेस्क्राइब्ड रेंट इज टू बी पेड इन एडवांस, जो भी निर्धारित किराया है उसका अग्रिम भुगतान करना होता है। यानी कि जो आपको पोस्ट बॉक्स अलॉट किया जाएगा, अलॉटमेंट से पहले आपको उसके लिए किराए का भुगतान करना पड़ता है, नवीकरण करना है तभी आपको एडवांस में उस चीज़ के लिए डिपॉजिट करना पड़ता है। रेंटर इज एंटाइटल्ड टू डिमांड दैट अ पोस्ट बॉक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर शुड बी अलॉटेड टू हिम। किराएदार यह मांग करने का हकदार होता है कि उसे किसी विशेष संख्या का एक पोस्ट बॉक्स आवंटित किया जाए। कि क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ये भाई गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रेंटर इस चीज़ की डिमांड नहीं कर सकता है कि उसी किसी विशेष संख्या का विशेष गली में विशेष जगह पे कोई पोस्ट बॉक्स दिया जाए। तो जहाँ पे भी पोस्ट बॉक्स ऑफिस के द्वारा अलॉट किया जाएगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अ डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पोस्ट बॉक्स कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी अदर पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के संबंध में जमा की गई राशि किसी अन्य पोस्ट बॉक्स के लिए समायोजित नहीं की जाएगी। आपने एक पोस्ट बॉक्स के संबंध में जो भी डिपॉजिट किया होगा उसको किसी अन्य पोस्ट बॉक्स के संबंध में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट कौन सा है? सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? सी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लॉक्ड पोस्ट बैग्स विद द पोस्टल आर्टिकल्स प्लेस्ड इनसाइड द बैग इज हैंडेड ओवर टू रेंटर ओवर द काउंटर ऑन प्रोडक्शन ऑफ। बैग के अंदर रखी डाक वस्तुओं के साथ बंद पोस्ट बैग काउंटर पर किराएदार को क्या प्रस्तुत करने पर सौंपा जाएगा? कोड वर्ड, वन टाइम पासवर्ड, आधार कार्ड या फिर डिलीवरी टिकट। सी आंसर आपके पास क्या आएगा? डिलीवरी टिकट आ जाएगा। अब देखो, एक होती है आपके पास विंडो डिलीवरी टिकट, दूसरी होती है डिलीवरी टिकट। अब ये जो विंडो डिलीवरी टिकट होती है, फ्रैंकिंग मशीन के बारे में हम करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइसेंसेज रिप्रेजेंटेटिव। जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंसधारी होता है उसके प्रतिनिधित्व की पहचान के लिए होती है विंडो डिलीवरी टिकट। डिलीवरी टिकट जो है वो पोस्ट बॉक्स जब आवंटित किया जाता है उसके साथ ही पोस्ट मास्टर के द्वारा दी जाती है डिलीवरी टिकट रेंटर को। तो जब भी पोस्ट बैग का वितरण लेने कोई भी डाकघर में आएगा काउंटर के ऊपर तो उसको क्या करनी पड़ेगी? डिलीवरी टिकट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन अ वीपी आर्टिकल वी नोट बिलो ₹20 एंड द आर्टिकल इज टेकन डिलीवरी ऑफ एट दी काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस द अमाउंट में बी पेड इन। यदि किसी वीपी लेख पर वसूल की जाने वाली राशि 20 रुपये से कम नहीं है और पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर वस्तु की डिलीवरी ली जाती है तो राशि का भुगतान कैसे किया जाएगा? कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से। कैश या चेक का उपयोग कर सकते हैं या फिर डाक पे। सी आंसर 28 का क्या आएगा? आप कैश या चेक के माध्यम से इसका भुगतान जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर 20 रुपये से कम की राशि होगी तो उसके लिए आप चेक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चेक जो है उस तभी आप यूज कर सकते हैं जब ट्रांजैक्शन जो है वो 20 रुपये से ज्यादा हो जाएगी। तो जब भी वीपी आर्टिकल का आप भुगतान पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बीट में जब डाकिया, क्योंकि आपका डाकिया जो है किसके बारे में यहाँ पे बात की गई है? वैल्यूपेबल आर्टिकल के बारे में बात की गई है। तो 100 रुपये तक का अगर लेख है तो उसको डाकिया गश्त में जाकर भी वितरित कर सकता है। अगर वो गश्त में जाके, ठीक है, अपनी बीट में जाकर उस लेख का वितरण कर रहा है, ऐसी कंडीशन में डाकिए को चेक नहीं दिया जा सकता है। डाकिए को जो भुगतान किया जाएगा वो केवल नकद में किया जाएगा। लेकिन अगर प्राप्तकर्ता डाक घर में आकर वीपी लेख का वितरण लेता है और राशि उसके ऊपर जो रिकवर की जानी है 20 रुपये से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में वो चेक का उपयोग भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास बड़ी इजी, सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट विद इन सेम स्टेट। एक ही राज्य में स्पीड पोस्ट की डिलीवरी के लिए सेवा मानक क्या है? 1 से 2 दिन, 1 से 3 दिन, 1 से 4 दिन या फिर 4 से 5 दिन। सी आंसर आपके पास 29 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 1 से 4 दिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड पोस्ट ट्रांजिट नॉर्म्स बहुत बार पूछे जाते हैं। लोकल के लिए बात करें 1 से 2 दिन, मेट्रो टू मेट्रो की बात करें आपसे 1 से 3 दिन का समय है, सेम स्टेट की बात करें, ठीक है, उसमें आपके पास 1 से 4 दिन, और स्टेट
स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल 1 से 4 दिन, बाकी पूरे देश में 4 से 5 दिन का समय रहता है। अच्छे से याद कर लेने हैं। 29 की सी ऑप्शन आपके पास ही आ जाएगी, 1 से 4 दिन। अब ये चीज़ क्या होती है, जब भी आप स्पीड पोस्ट आर्टिकल को बुक करते हैं, अब उसकी जो बुकिंग है वो कैसे की जाती है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस का भी साथ में मेंशन किया जाता है कि वो कौन से डाकघर में किस डिस्टेंस के ऊपर उसको भेजा जाना है, उसके अकॉर्डिंग भी उसके ऊपर चार्जेस लिए जाते हैं। अब उसी के अनुसार क्या होता है, जब आप स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक करते हैं तो उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पहले से ही ये निर्धारित होता है कितने समय के भीतर आपका लेख जो वितरित हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सेम स्टेट, एक ही राज्य के भीतर अगर स्पीड पोस्ट आर्टिकल के वितरण की बात करें तो बुकिंग से लेकर वितरण तक आपके 1 से 4 दिन का समय लग जाता है। अगर आपका यहाँ पे 1 से 2 दिन समय की बात करें लोकल के लिए, अगर आप लोकल यानी कि स्थानीय के लिए करने हैं स्पीड पोस्ट बुक, तो 1 से 2 दिन में वो क्या हो जाएगी, वितरित, यानी कि बुकिंग से लेके डिलीवरी तक 1 से 2 दिन का समय लगता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है एमटीएस के लिए, आगे पोस्टमैन के लिए तो और भी आएंगे। बट इज इंश्योरेंस फीस फॉर रिटेल कस्टमर्स ऑफ आर्टिकल्स इंश्योर्ड वैल्यू अप टू ₹200, 200 रुपये तक के बीमित मूल्य की वस्तुओं के लिए खुदरा ग्राहकों के लिए बीमा शुल्क क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास 10 रुपये, 14 रुपीज़, 4 रुपीज़ या फिर 17 रुपीज़। इसी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 10 रुपीज़ यहाँ पे लिए जाएंगे। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन से आ जाएगी। तो इंश्योरेंस फीस कैसे ली जाती है, इसमें देखो, अब भी आपने इंश्योरेंस करनी है किसी भी आर्टिकल की, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 17 रुपीज़ आ जाएंगे। अब क्योंकि इंश्योरेंस करवानी है तो किसी न किसी मूल्य के लिए आप इंश्योरेंस करवाएंगे। अगर आपने 200 रुपये तक के लिए इंश्योरेंस करनी है तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद प्रत्येक आपके जो भी फ्रैक्शन आएगी 100 रुपये की, तो उसके लिए आपको 6 रुपये, इनके 300 रुपये तक के लिए अगर इंश्योरेंस करनी है तो 10 रुपये पहले 200 रुपये के लिए, फिर अगले 100 रुपये के लिए 6 रुपये, इनके 16 रुपीज़ ही हो जाएंगे। 17 रुपीज़ किसके लिए हो जाएंगे, पंजीकरण के लिए हो जाएंगे। बाकी एक्नोलेजमेंट के लिए तो इसमें आपको कोई चार्जेस देने नहीं पड़ते हैं। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब चलते हैं जीके वाले क्वेश्चन से देख लेते हैं, फिर हमारे पास दूसरे क्वेश्चन आ जाएंगे पोस्टमैन के लिए। व्हाट वाज इंडियाज मेडल्स टैली एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की पदक तालिका क्या थी। तो इसका सी आंसर आपके पास 41 का सी आ जाएगा। 61 मेडल जो है भारत ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पाइका रेविलियन ऑफ 1870 is an armed revolt against the British by the Paikas of खुर्दरा इन इंडिया, ओडिशा। हु वाज द लीडर ऑफ पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह उड़ीसा में खुर्दरा के पाइकाओं द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। पाइका विद्रोह का नेता कौन था, इसका सी आंसर आएगा बख्शी जगबंधु। क्या इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, बी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द नेम ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ चाइरूटिस, भगवान जगन्नाथ के रथ का जो नाम है वो क्या है। तो इसका सी आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा नंदी घोष है। अगला क्वेश्चन है आपके पास। One registered article is to be delivered to Mr. Ray, who scolded you yesterday without any reason. What will you do? एक पंजीकृत लेख मिस्टर रे को दिया जाना है जिसने कल बिना वजह के आपको डांटा था। आप क्या करेंगे, कीप द आर्टिकल इन डिपॉजिट फॉर 7 days एंड देन रिटर्न टू सेंडर। आप लेख को 7 दिनों तक रखेंगे और फिर इसको वापस प्रेषक को लौटा देंगे। डिलीवर द आर्टिकल टू वाइफ ऑफ मिस्टर रे इन हिज एब्सेंस। तो रे की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को लेख वितरित करेंगे। कॉल ऑन हिज नंबर एंड आस्क हिम टू टेक डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। उसके नंबर पर कॉल करेंगे और उसे पोस्ट ऑफिस में लेख की डिलीवरी लेने के लिए कहेंगे। डिलीवर द आर्टिकल टू मिस्टर रे एट इज रेजिडेंशियल एड्रेस पोलाइटली। तो आप उसके निवास स्थान पर जाएंगे, विनम्रता पूर्वक लेख उसको वितरित करेंगे। सी आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। यही आपको करना भी चाहिए, ठीक है। दिल तो नहीं करेगा ऐसा करने का, लेकिन यही करना पड़ेगा। डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। On the first day of joining at a new office, due to traffic jam, Shyam reached 20 minutes late by public transport. His boss welcomed him and said nothing about late coming. What will Shyam do from next day? एक नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पहले दिन ट्रैफिक जाम के कारण शाम सार्वजनिक परिवहन द्वारा 20 मिनट देरी से पहुंचा। यानी कि वो पहले दिन अपने कार्यालय में जा रहे हैं और 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके बॉस ने उसको कुछ नहीं कहा कि आप लेट आए हैं, उसका स्वागत किया। अगले दिन शाम को क्या करना चाहिए, तो इसका सी आंसर 45 का क्या आएगा, बी आएगा। ही विल स्टार्ट अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक रश एंड रीच ऑफिस टाइमली। तो वो कोशिश करेगा कि वो जल्दी घर से निकले और यातायात की भीड़ से बचे और कार्यालय पर समय से पहुंचे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया इज दी
लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, तो भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है सी, ऑप्शन सी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन गंगा? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं? सी आंसर क्या आएगा आपके पास? डी आ जाएगा, देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड? संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण का उल्लेख किया गया है? सी आंसर क्या आएगा आपके पास? बी आ जाएगा सेकंड। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन केस द प्रेसिडेंट विशेज टू रिजाइन टू हुम इज ही टू एड्रेस इज अ रेजिग्नेशन लेटर? यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को करेगा। सी ऑप्शन सी आ जाएगी। और जीके का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सी आंसर वेट लिफ्टिंग आ जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी।